शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। कानपुर से अहम खबर, जहां विकास दुबे की इमलाक की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। लखनऊ में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इमलाक की मांगी है तफसीलात। आईजी कानपुर से तमाम तर तफसीलात तलब की गई हैं। कल पूछताछ के बाद विकास की बीवी और बेटे को रिहा किया गया था। तो अहम खबर विकास दुबे के ताल्लुक से, जिसकी इमलाक की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। लखनऊ में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इमलाक की तमाम तर तफसीलात तलब की हैं। आईजी कानपुर से ये तफसीलात मांगी गई हैं। आपको बताएं कि कल पूछताछ के बाद विकास की बीवी और बेटे को रिहा किया गया था। बेहद अहम खबर, जहां विकास दुबे की इमलाक की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। लखनऊ में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस सिलसिले में तमाम तर जो तफसीलात है इमलाक की वो तलब की हैं। आईजी कानपुर से ये तफसीलात मांगी गई हैं। कल पूछताछ के बाद विकास की बीवी और बेटे को रिहा किया गया था। और इसी से जुड़ी एक और अहम खबर, बिकरू गांव में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो कानपुर से अहम खबर, जहां बिकरू गांव में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। इस दौरान बिकरू गांव में तैनात की गई है RAF। पुलिस ने गांव में ऐलान कर लोगों से ये अपील की है कि वो मुश्तबा अफराद को अपने घर में पनाह ना दें। तो लगातार इस अहम मामले से जुड़ी तमाम तफसीलात आपको दे रहे हैं और आज की जो ताज़ा कार्रवाई है उससे मुतालिक भी आपको रूबरू करवा रहे हैं। बिकरू गांव में RAF को तैनात किया गया है। पुलिस ने गांव में ऐलान किया है, वहां जो मकामी लोग हैं उनसे ये अपील की है कि मुश्तबा अफराद को अपने घर में पनाह ना दें। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे संदीप सविता का। संदीप, लगातार विकास दुबे के ताल्लुक से अहम कार्रवाई जो है वो अब की जा रही है, इस वक्त की तफसीलात चाहेंगे। देखिए ना, जिस तरह से लगातार कार्रवाई हो रही है और पुलिस एक्शन में है, विकास दुबे के मारे जाने के बाद भी, इनकाउंटर के बाद भी पुलिस अभी एक्शन में है। जिस तरह से ईडी ने अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है। ईडी ने आज आईजी कानपुर रेंज से सभी दस्तावेज मांगे हैं जो विकास दुबे की संपत्ति से जुड़े हुए हैं। विकास दुबे जिस तरह से अपने जाल को फैलाए हुए था, अपनी संपत्तियों को फैलाए हुए था, उसके कई गुर्गे थे, कई कारोबारी बड़े जो उसके मिलने वाले थे, उनके पास जो है करोड़ों रुपए उसने लगा रखे थे। तो उसकी सारी जांचों के लिए दस्तावेज मांगे हैं, किस किस से उससे संबंध है। तो कहा जाए कि अभी जांच जारी है और आगे और कार्रवाइयां होंगी, तो देखा जाएगा कि किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ेगी। साथ ही बिकरू गांव की बात की जाए तो बिकरू गांव में आज RAF तैनात कर दी गई है, वहां पर PSC भी तैनात की गई है और अनाउंसमेंट लगातार जारी किया जा रहा है कि संदिग्ध लोग वहां पर लोग उनको पनाह ना दे कोई, और गांव में किसी भी घर में संदिग्ध व्यक्ति को ना पनाह दी जाए, इसकी हिदायत दी जा रही है। सर्च ऑपरेशन जारी है, लगातार अभी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी जारी है। जी हिना। संदीप, इस सब के बीच में ये भी लगातार इत्तलात आ रही हैं कि विकास दुबे की जो प्रॉपर्टी है, जो जायदाद है, वो करोड़ों में फैली हुई थी। हाल ही में उसने लखनऊ में भी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी। तो लगातार ये तमाम तर चीजें जो हैं, अब ईडी इनके ऊपर अपनी जो नकेल है वो कस रहा है। जी बिल्कुल हिना, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जय वाजपेयी जो कि विकास दुबे के काफी करीबी बताया जा रहा है, उसके पास ही जब अरबों की संपत्ति केवल 5 से 6 सालों में बन गई, तो आप अंदाजा इसका लगाया जा सकता है कि विकास दुबे के पास कितनी संपत्ति होगी और विकास दुबे के पास जय वाजपेयी जैसे कितने लोग होंगे, उससे कितने लोग जुड़े होंगे, उसके ताल्लुकात कितने गहरे होंगे, चाहे वो राजनीतिक हों, चाहे वो आधिकारिक तौर पे अधिकारियों से हों। तो कई चीजें भी खुलनी बाकी रह गई हैं। अब ये देखना होगा कि जांच के बाद ये चीजें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, आखिर होगा क्या। जी संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तफसीलात के लिए। लगातार अहम मामले पर नजर बनी हुई है। एक और अहम खबर, मध्य प्रदेश में गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी और एनकाउंटर पर शुरू हुई सियासत मंदिर के शुद्धिकरण तक पहुंच गई है। कांग्रेस ने जहां महाकाल मंदिर के शंख द्वार का शुद्धिकरण करने का ऐलान कर दिया है, वहीं मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसे कांग्रेस के पॉलिटिकल पाखंड से ताबीर किया। कांग्रेस लीडर PC शर्मा ने पार्टी का दिफा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी मजहब की सियासत को आलायकार नहीं बनाया है।
पॉलिटिकल पाखंड है ये। ईश्वर के पास तो संत भी जाते हैं, शैतान भी जाते हैं। अब एक आध जगह तो कांग्रेस को छोड़ देनी चाहिए, हर जगह पाखंड करना मैं अच्छा नहीं मानता। उनको पुनर्विचार करना चाहिए, कम से कम एक आध पवित्र स्थान तो छोड़ देना चाहिए। अब हम कह दें कि इनके जाने के बाद फिर हम धोएंगे, इससे क्या लाभ होगा? एक आध स्थान छोड़ना चाहिए। धर्म को कभी कांग्रेस पार्टी ने राजनीति में लेकर नहीं आए हैं, और कोई सा भी धर्म हो वो आस्था की बात रही है। और सभी कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसमें संविधान में इसलिए सर्वधर्म समभाव की बात आई और सभी धर्मों को अपनी अपनी धर्म को अपनाने का और उसमें अपनी श्रद्धा रखने का हक दिया गया था। लेकिन धर्म, हिंदू धर्म और बाकी धर्म, इन पर अगर कोई विवाद छेड़ा है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने छेड़ा है। और एक और अहम खबर इस वक्त आ रही है मुंबई से, सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले से जुड़ी हुई। जी हां, अदाकार सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में सलमान खान की साबिक मैनेजर रेशमा शेट्टी से पूछताछ की गई है। मुंबई पुलिस ने रेशमा शेट्टी से ही पूछताछ की और तफसीलात के मुताबिक तकरीबन 5 घंटे की ये पूछताछ हुई है। रेशमा शेट्टी ने कहा है कि वो सिर्फ सुशांत से 2 मरतबा मिली थी और उन्होंने बॉलीवुड में इक़्रबा परवरी के तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। तो लगातार सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले से जुड़ी अहम तफसीलात हम आपको दे रहे हैं और अब इस सिलसिले में बड़ी बड़ी हस्तियों से जो पूछताछ की जा रही है, और आज सलमान खान की साबिका मैनेजर रेशमा शेट्टी से भी पूछताछ हुई है। चलिए रुख करेंगे मुंबई का, मौजूद है हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित, आपसे तफसीलात जानना चाहेंगे। लगातार इस अहम मामले में तमाम जो शख्सियात हैं, तमाम नाम जो सामने आ रहे हैं, उनसे पूछताछ का सिलसिला जारी है। अभी की तफसीलात देखिए, निश्चित तौर पर रेशमा शेट्टी का बयान, सलमान खान का सुशांत सिंह राजपूत को लेकर चल रहे विवाद, वो बाइकआउट को लेकर था और मुंबई पुलिस जानना चाहती थी कि आखिर इन खबरों में कितनी सच्चाई है। क्योंकि सूत्रों की माने तो रेशमा ने साफ कहा सुशांत से 2 बार मिली थी और इंडस्ट्री में बाइकआउट को लेकर सलमान का दबाव या फिर नेपोटिज्म की जैसी बातें जो चल रही है वो महज एक अफवाह है, जो उन्होंने अपने बयान में मुंबई पुलिस को बताया है। 5 घंटे तक इनका बयान दर्ज किया और मैं आपको बताऊं अब तक इस पूरे मामले में जो है 35 लोगों का जो है बयान दर्ज किया जा चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार रेशमा शेट्टी कौन है। रेशमा शेट्टी बॉलीवुड में एक बड़ा नाम है और सेलिब्रिटीज के फिल्मी शेड्यूल से लेकर उनके ब्रांड एंडोर्समेंट को भी संभालती है। वो एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाती है, इसका नाम मैट्रिक्स है और साल 2009-10 के करीब रेशमा सलमान खान से जुड़ी थी और जिसके बाद ही उनका फिल्मी ग्राफ और इमेज दोनों ऊंचाइयों पर पहुंच गया। सलमान खान का बीइंग ह्यूमन कैंपेन भी रेशमा शेट्टी का आइडिया है। यही नहीं, बिग बॉस जैसे शो से सलमान का नाता भी रेशमा ने ही जोड़ा है। तो अब मुंबई पुलिस रेशमा के जरिए ये जानना चाहती क्या सचमुच जो है सलमान खान और सुशांत सिंह राजपूत के विवाद था, क्या सलमान खान जो सुशांत सिंह राजपूत को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते थे, क्या कुछ उन दोनों के बीच का जो संबंध कैसे थे, इसको जो है जानना चाहती है पुलिस। लेकिन इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं पर भी नेपोटिज्म की बात बिल्कुल नहीं है, ना ही सलमान खान का कोई दबाव था। तो अब जो है पुलिस लगातार जो है आगे भी लोगों से पूछताछ करेगी। 35 लोगों का बयान जो है दर्ज कर लिया गया है। मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ ही दिन पहले जो है संजय लीला भंसाली से भी पूछताछ हुई थी और जो इसके पहले मैं आपको बताऊं कि कई सारे लोगों से और जो है यहाँ पर पूछताछ जो है हो चुकी है। सुशांत के पिता, उनकी 3 बहनें, गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, दोस्त मुकेश छाबड़ा और महेश शेट्टी, सिद्धार्थ पिठानी, केशव, शकील हुसैन, ये सारे लोग जो है, और जो कि दिल बेचारा की सह कलाकार थी संजना सांघी और यशराज फिल्म के 2 पूर्व सदस्यों ने पुलिस के पूछताछ में जो है वो सारे बयान दर्ज किए हैं। अब पुलिस जो है जितने भी प्रोफेशनल और पर्सनल जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सबसे जो है पूछताछ कर रही है और शेखर कपूर को भी बुलाया जाएगा। हालांकि शेखर कपूर जो है इस समय उत्तराखंड में है और उन्होंने मुंबई पुलिस ने उन्हें ईमेल किया था और ईमेल के जरिए उन्होंने अपने सवालों का जवाब जो है भेजा है। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि बांद्रा पुलिस थाने में बुलाकर जो है शेखर कपूर से पूछताछ होगी। अब वो मुंबई कब लौटते हैं, क्या शेड्यूल है उनका, उस पर आधार होगा कि मुंबई पुलिस किस तरह से पूछताछ करेगी। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर में फौज ने एलओसी पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। सुबह सवेरे पाकिस्तानी पोस्ट की जानिब से मुश्तबा नकलो हरकत देखने के बाद फोर्सेज ने कार्रवाई की और खारदार तारों को काटकर दरअंदाजी की कोशिश कर रहे 2 मिलिटेंट को हलाक कर दिया। भारी असलहे से लैस मिलिटेंट पाकिस्तानी पोस्ट की जानिब से आ रहे थे। इससे मुल्क में दहशतगर्दी को बढ़ावा देने में पाकिस्तानी रोल का पता चलता है। मिलिटेंटों के कब्जे से 2 AK-47 राइफल, 12 मैगजीन्स, 1 पिस्तौल, 4 ग्रेनेड, रेडियो सेट्स, खाने पीने की अशिया और तकरीबन 1.5 लाख रुपए हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी करेंसी बरामद की गई। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। Early hours of this morning, our troops along the line of control in Nogam sector detected suspicious movement originating from Pakistani posts in the area. Appropriate response by troops on ground was taken to eliminate the 2 terrorists who were trying to infiltrate into our area by cutting the anti-infiltration fence. The heavily armed terrorists, dressed in combat fatigues, had taken the route through Pakistani posts in the area opposite, which clearly indicates Pakistan complicity in abetment to fomenting terror in India. Action of own troops was precise and timely, thereby ensuring a clean operation. Recoveries from the slain terrorists, which we'll be sharing separately with you, includes 2 AK assault rifles with 12 filled magazines, a pistol, magazines, some grenades. In addition to the food and medicines, we also have recovered about 1.5 lakhs in Indian and Pakistani currency. The search operations are still underway in the area to sanitize. The infiltration attempt follows similar attempts made by Pakistan in Kupwara and Rajouri sectors in recent past and needs to be seen in the backdrop of various inputs about increased presence of terrorists in the launchpad across the line of control, fully facilitated and supported by Pakistan Army. अरुणाचल प्रदेश पुलिस और आसाम राइफल्स की मुश्तरका कार्रवाई में मुसल्ह ग्रुप NSCNIM के 6 दहशतगर्दों को मार गिराया गया। लोंगडिंग जिले के गेनुगांव में आज सुबह की मुश्तरका कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में आसाम राइफल्स का एक जवान भी जख्मी हुआ। और अब आपको बताएंगे मुल्क में कोरोना के बढ़ते कहर के बारे में। जी हां, मुल्क में कोरोना मुतासिरीन की मजमूई तादाद 8 लाख से तजावुज कर गई है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड यानी 27,114 नए कोरोना के मामलों की तस्दीक हुई। नए मामलों के सामने आने के साथ ही मुल्क में कोरोना मुतासिरीन की मजमूई तादाद 8,20,916 हो गई है। महकमा सेहत के जरिए जारी करदा आदाद और शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 519 अफराद की मौत हुई। मुल्क में कोरोना से अब तक 22,123 अफराद की मौत हो चुकी है। मुल्क में 2,83,407 एक्टिव मामले हैं, जबकि 5,15,383 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क में रिकवरी रेट कदरे बेहतर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कोरोना की रफ्तार में भी तेजी देखी जा रही है। जहां तक कोरोना की जांच का ताल्लुक है, यानी कोरोना की टेस्टिंग की बात है, तो 10 जुलाई को 2,82,511 सैंपल्स की जांच की गई थी। ICMR के मुताबिक मुल्क में अब तक 1,13,07,002 टेस्ट किए जा चुके हैं। और वहीं MP में कोरोना का कहर लगातार जारी है। रियासत में सुबह से अब तक कोरोना के 175 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की मजबूत तादाद बढ़कर 16,985 हो गई है। कोरोना से अब तक 641 लोगों की मौत हुई है, जबकि 12,293 मरीज सेहतयाब होकर अस्पताल से अपने घरों को जा चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर भोपाल के इब्राहिमगंज और उससे मुत्तसिल इलाकों में कल से 19 जुलाई तक यानी 1 हफ्ते का मुकम्मल लॉकडाउन जारी कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश हुकूमत ने इतवार को पूरी रियासत में मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया है।
जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से हो रही अमवात में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। आज 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत वाक़ई हुई। इसमें श्रीनगर के हैदरपुरा के एक 77 साला कोरोना मुतासरा मरीज की स्किम्स में मौत हुई। ये कोरोना पॉजिटिव शख्स बीमार थे और वेंटिलेटर पर थे। उधर जम्मू कश्मीर में कोरोना के मुस्बित केसेस की तादाद में भी लगातार इजाफा देखा जा रहा है। और बिहार से भी कुछ ऐसी ही खबरें आ रही हैं जहां कोरोना के 352 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह रियासत में कोरोना मुतासिरीन की मजबूरी तादाद 14,330 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 450 से ज्यादा अफराद सेहतियाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। बिहार में पिछले 24 घंटों में 2 मरीजों की मौत हुई है। रियासत में कोरोना के 3,967 एक्टिव मामले हैं। उधर PMCH के कुछ डॉक्टर और सेहत अमला भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जराये के मुताबिक कोरोना ने वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार की रिहाइशगाह पर भी दस्तक दे दी है। और वहीं झारखंड का रुख करेंगे। झारखंड में भी कोरोना के मामलों में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों में रियासत में 156 नए मामलों की तस्दीक हुई। इस तरह झारखंड में कोरोना के मुतासरीन की मजबूरी तादाद 3,500 से तजावुज कर गई है। इनमें 1,271 मामले पॉजिटिव हैं। झारखंड में कोरोना से अब तक 23 अफराद जाबहक हुए हैं। वहीं औरंगाबाद में कर्फ्यू के दौरान जिला इंतजामिया ने राशन की दुकानें खुली रखने की इजाजत दी है, लेकिन कर्फ्यू की वजह से आवाम को अपने घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। इसके नतीजे में शहर में राशन की दुकानें खुली होने के बावजूद खरीदार दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे। बाद में कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए 10 से 18 जुलाई तक के लिए कर्फ्यू नाफिज है, लेकिन इस कर्फ्यू के दौरान राशन की दुकानों और मेडिकल स्टोर्स को छूट दी गई है। ये राशन की दुकानें अपने मुकर्ररा वक्त पर खुली रखी जा सकती है। हमारे साथ यूसुफ भाई है, राशन वाले, उनकी दुकान खुली है। उनसे बात करते हैं कि क्या हालात है। जी यूसुफ भाई, आपकी दुकान खुली है, क्या हाल है? दुकान तो देखो प्रशासन ने खोलने को इजाज़त दे दी है, लेकिन लोग आ नहीं रहे। पुलिस प्रशासन लोगों को रोक देते हैं, आने नहीं देते। और पिछले लॉकडाउन में भी पूरे टाइम दुकान खुली थी। कई कार्ड धारकों के मेरे को फ़ोन आते थे, पुलिस वाले रोक देते थे उनको। तो मैं उनको बोलता भी था कि पुलिस वाले के पास दो, मैं बात करता, दुकान पे बैठा हुआ माल बांट रहे हैं, लेकिन आने नहीं देते थे। तो कल से आपकी दुकान खुली है, कल से आज तक कितने कस्टमर आए आपके पास? कल से दुकान खुली है, आज भी, कल भी एक भी नहीं आया और आज भी एक भी नहीं कस्टमर आया। अच्छा, आपकी दुकान में राशन है पूरा देने के लिए? राशन तो अभी देखो पूरा आया नहीं मेरे पास। 70-75% दुकानों पे राशन आ गया, मेरी दुकान पे राशन अभी तक आया नहीं। कोई भी प्रकार का राशन नहीं आया अभी। अच्छा, ये कर्फ्यू की वजह से यानी आपका राशन भी रुक गया है? हाँ, इसकी वजह से ही शायद रुका हो, क्योंकि 10 तारीख तक वाटअप करे, 10 तारीख को नंबर मेरा नहीं लगा। आपकी दुकान की टाइमिंग क्या है खुली रखने की? सुबह 9 से 1 बजे तक, शाम में 4 से 8 बजे तक। जैसा कि यूसुफ भाई ने बताया कि उनकी दुकान खुली है और ये कर्फ्यू के दौरान भी खुली रहेंगी। इसी तरह से औरंगाबाद की तकरीबन 188 दुकानें हैं राशन की जो खुली हुई है, जहां पर कुछ दुकानों पर राशन है, कुछ दुकानों पर राशन नहीं है। लेकिन चूंकि इंतज़ामिया ने उन्हें दुकानें खुली रखने का हुक्म दिया है, इसलिए ये लोग कर्फ्यू के दौरान भी दुकानें खुली रखे हुए हैं। इनको इंतज़ार है कस्टमर का, लेकिन कर्फ्यू की वजह से कस्टमर इन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। दिल्ली की वज़ीर तालीम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में एक बड़ा ऐलान किया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली हुकूमत की किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में इस साल इम्तिहान नहीं होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि किसी की भी डिग्री नहीं रोकी जाएगी। गुज़िश्ता इम्तिहान के मुताबिक ही रिजल्ट दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस अभूतपूर्व समय में अभूतपूर्व निर्णय लिए जाने जरूरी हैं। मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी बार बार कहते हैं कि दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स एंड वी नीड टू हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजंस इन दिस टफ टाइम। इसलिए आज सरकार ने निर्णय लिया है कि
दिल्ली राज्य की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सभी आगामी परीक्षाएं कैंसिल कर दी जाएंगी। इसमें सभी यूनिवर्सिटीज़ के जो आगामी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं वो भी, और जो टर्मिनल एग्ज़ाम्स हैं यानी फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस हैं उनको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर का कोई भी आगामी परीक्षा दिल्ली राज्य की यूनिवर्सिटीज़ में नहीं ली जाएगी। इस समय परीक्षाएं कराई नहीं जा सकती क्योंकि कोरोना का डर है, और बच्चों को डिग्री देना इसलिए ज़रूरी है कि जिन बच्चों ने 3 या 4 साल तक की मेहनत करके पढ़ाई की है और अब वो डिग्री लेकर नौकरी करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां लग भी गई होंगी, उनके इंटरव्यूज़ हो गए होंगे, वो अपने परिवार की और देश की इकोनॉमी में योगदान करने के लिए उनका नौकरी करना ज़रूरी है, या उनको आगे की पढ़ाई के लिए कहीं अप्लाई करना ज़रूरी है। तो वैसे में उनको डिग्री देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यूनिवर्सिटीज़ को कहा गया है कि फाइनल ईयर के एग्जामिनेशंस जिन बच्चों को आगामी परीक्षाएं देनी थी उनको कैंसिल करके इवैल्यूएशन के कुछ पैरामीटर्स बनाएं, उसका कोई फॉर्मूला बनाएं और उनका इवैल्यूएशन करके उसके आधार पर उनको डिग्री अवार्ड करें। इस वक्त की अहम खबर राजस्थान से, जहां वज़ीर-ए-आला अशोक गहलोत ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया है कि बीजेपी हुकूमत गिराने की कोशिश कर रही है। अशोक गहलोत का यह भी कहना है कि कांग्रेस सरकार ने असेंबली को 25 करोड़ का ऑफर दिया गया है। एसओजी ने दर्ज की है एफआईआर, बीजेपी के 2 लीडरों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो खरीद और फरोख्त का इल्जाम राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की तरफ से बीजेपी पर कि बीजेपी हुकूमत गिराने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस सरकार ने असेंबली को 25 करोड़ का ऑफर देने का इल्जाम है। एसओजी ने एफआईआर दर्ज की है, बीजेपी के 2 लीडरों को गिरफ्तार किया गया है। तो बेहद अहम खबर राजस्थान से, जहां पर वज़ीर-ए-आला अशोक गहलोत ने बीजेपी पर खरीदो फरोख्त का इल्जाम लगाया है। कहा है कि हुकूमत गिराने की कोशिश बीजेपी कर रही है और इस सिलसिले में कांग्रेस सरकार ने असेंबली को 25 करोड़ का ऑफर भी दिया गया। एसओजी ने इस बात की एफआईआर दर्ज करवाई गई है। बीजेपी के 2 लीडरों को गिरफ्तार भी किया गया है।